वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ हरिओम गुप्ता और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। कल हमने पार्ट नंबर 1 किया था और यह न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। माई सेल्फ हरिओम गुप्ता और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और एज पर माई हॉबी मुझे आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने का इंटरेस्ट है, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और यह हम कंसेप्ट बहुत ही लूसिड मैनर में समझेंगे, डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करके समझेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे है। और दूसरा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल लॉ, केपलर लॉ, हाउ ग्रेविटी अफेक्ट अवर लाइफ, हम सब समझेंगे। इसके बाद पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम एक गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वह एक निश्चित ऊंचाई के बाद वहां से अपना मार्ग वापस आना शुरू करती है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन से फोर्स उसमें काम लगेंगे। एक अपवर्ड फोर्स फ्रॉम योर हैंड, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इन दोनों में से कोई भी। तो डियर एस्पायरेंट, मैं आपको बताऊं कि जब यह ऊपर की तरफ चली जाएगी, जब तक वह टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी तब तक तो आपका हैंड का काम करेगा, लेकिन जब वो अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, वहां से जब वो विराम अवस्था में आएगी तो वहां सिर्फ ग्रेविटी फोर्स अफेक्ट करेगा और वह वहां से वापस आना शुरू करेगा। यहाँ पर हम एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट मान लेते हैं, हालांकि एयर कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस जरूर लगाएगी। यदि ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो तो वह बहुत अधिक ऊंचाई पर जा सकती है। अब यह है ये मैडम माया, यह उछल रही है लेकिन वापस ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की सतह पर वापस आ जा रही हैं। ग्रेविटी एक्चुअली हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। जैसे कि एक सूर्य अपने ग्रहों को चारों तरफ घुमाता है, ग्रह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सूर्य गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। ब्लैक होल का एक बच्चा है, अपना लॉलीपॉप फेंक देता है तो वो जाके नीचे गिरेगा। दैट ऑल आर इवेंट्स आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में। तो ऐसा नहीं है कि सर न्यूटन के बताने से पहले ग्रेविटी होती नहीं थी, बट एक्चुअली दे डिफाइन दैट। तो एक बहुत ही फेमस सी स्टोरी हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं कि एक एप्पल है, उनके सर पे गिर जाता है और वहाँ से वह सोचना शुरू करते हैं कि एक एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। सो दे आर द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्टोरीज यू नो। बट हमें यहाँ पर फिजिक्स के रूल और भी अप्लाई करने हैं कि किस तरह से यूनिवर्स में एक काम करते हैं। तो सपोज दैट कोई दो मास हैं, दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन कितना होगा? दोनों के मास के प्रोपोर्शनल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात उनका मास जितना ज़्यादा होगा वह एक दूसरे को उतने ही अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वह लगेगा फोर्स। तो F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर। डियर एस्पायरेंट, अब आइए एक और बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह एक सपोज दैट एक सर्कुलर पाथ है। तो अगर पृथ्वी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी को बाहर चला जाना चाहिए एज पर टेंजेंशियल डायरेक्शन, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूर्य पृथ्वी को अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ बांधे रहता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर हम एक माइक्रो ग्रेविटी जनरेट करते हैं। एक्चुअली वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है, जीरो ग्रेविटी है, बिकॉज वहाँ पर हर चीज़ फ्लोटिंग कंडीशन में रहती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसे नासा ने डेवलप किया है, और कोई भी हमारा स्पेस क्राफ्ट जाता है तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है, वहाँ पर जाकर फ्यूल लोड करता है। अर्थात पृथ्वी का अगला स्टॉपेज कहाँ पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर ग्रेविटी और वहाँ पर उसका मोशन बंद हो जाए तो एक दिन तो आके वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एक जियो स्टेशनरी कक्षा में वह मोशन करता है, और इस प्रकार से वह हम यह कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर काम करता है। अब वहाँ पर जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो तैरती हुई कंडीशन में रहते हैं। आइए बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एक पात्र ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें एक सिक्का डाल देते हैं, और जब हम सिक्के को पूरा बीकर उछालते हैं तो उसके अंदर का सिक्का तैरती हुई कंडीशन में रहता है। तो सिक्के की कंडीशन कैसी है? वेटलेस। वह वेटलेस कैसे? जैसे इंसान स्पेस स्टेशन में वेटलेस महसूस करता है अपने आप को, उसी प्रकार से सिक्का इस जार के अंदर महसूस करेगा। लेकिन जब नीचे आ जाएगा तो फिर से ग्रेविटी काम करेगी और वो अपने बॉटम मोस्ट पोजीशन में सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से ग्रेविटी हर जगह सर्वत्र काम करती है, चाहे कोई पैरासूट से छलांग लगाए, चाहे कोई पृथ्वी की सतह पर उछले। दिस इज यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटी कांस्टेंट है, और यह सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वन इज मास एंड सेकेंड इज डिस्टेंस।
जैसे हम पृथ्वी पर कोई भी अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, पहाड़ पे चले जाएं या कुछ गहराई पे चले जाएं, तो ग्रेविटी में डिफरेंसेस मामूली से होते हैं, हमें पता नहीं चलते हैं एक्चुअली, बिकॉज पृथ्वी की रेडियस तो 6400 किलोमीटर है। हम 100 मीटर ऊपर नीचे जाते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हाथी है और एक चिड़िया है। अब चूंकि हाथी का मास तो ज़्यादा है और चिड़िया का मास अपेक्षाकृत है, लेकिन अर्थ पे हमें उतना इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। जब हम स्पेस में हाथी और चिड़िया को दोनों को ले जाएंगे, अगर हमने सपोज दैट उन दोनों को 10 मीटर दूरी पर रखा, तो इन दोनों के बीच तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बिकॉज दे आर मास। तो यहाँ पर हाथी और चिड़िया के बीच 10 मीटर की दूरी दोनों को कोलाइड करने में 2 हफ्ते का समय लग जाएगा। तो इसी प्रकार से आइए आइंस्टीन की एक जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की समझते हैं। आइंस्टीन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में बताया कि कोई भी मास होता है वह स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है, अर्थात उसके चारों तरफ समय डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारहीनता क्या होती है? तो भारहीनता वेटलेस हमने सिक्के वाले एग्जाम्पल से समझा था, तो वो MPPCS प्री GS 1992 का क्वेश्चन है। आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। अब वे अपने आप को वेटलेस महसूस करती हैं बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सो ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता का अनुभव रहता है बिकॉज वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। अब whenever there is gravity is zero, so the product of mass and gravity is become zero because W equal to mg। जब g 0 है तो W भी 0 हो जाएगा। ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? तो आइए बेसिक से फॉर्मूला समझ लेते हैं यहाँ पर कि g इक्वल टू GM/r²। तीसरा नंबर का आप फॉर्मूला देखिए उसे। तो यहाँ पर g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पृथ्वी का मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रेडियस r² से कम हो रही है। तो 1% घटा रहे हैं तो ग्रेविटी के मान कितना घट जाएगा? बिकॉज ऑफ पावर 2 की वजह से 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा रिलेशन है? एंटी प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से अगर 1% कम करेंगे तो ग्रेविटी का मान 2% बढ़ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह UPPCS प्री GS 2008 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली किसी वस्तु को पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, लेकिन उसको आज डिटेल से समझ लेते हैं कि बिकॉज चंद्रमा का मास कम है, रेडियस कम है, सो द प्रोडक्ट g इक्वल टू GM1/r² से निकालेंगे तो वहाँ पर जो ग्रेविटी का मान निकलेगा वो पृथ्वी की ग्रेविटी से लगभग 1/6 गुना निकलेगा। पृथ्वी पर कितना है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका 1/6 गुना चंद्रमा पर है, तो ऑब्वियसली उसका वेट घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित? हेयर द वी आर चेंजिंग द मास ऑफ द बॉडी, what quantity will not change, it remain constant। so the जब भी हम मास चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कम होगा, वेट कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, बट डेंसिटी विल नॉट चेंज। आइए इसको समझते हैं। यदि हमने एक सपोज दैट एक डिब्बे में चीनी भर के रखी है, उस डिब्बे को हमने आधा कर दिया, डिब्बे को काट के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन डिब्बे के अंदर तो चीनी अभी भी भरी है। आधा कर दिया तो मास कम हो गया, आयतन कम हो गया, भार कम हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो बॉडी है वो तो चेंज नहीं हुई ना। तो मास इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? एक क्वेश्चन हमने कल की क्विज में किया था कि सर्दियों में लोलक की घड़ियां तेज क्यों हो जाती हैं। तो इसका कंसेप्ट एक ही है कि जो टाइम पीरियड है बेसिकली दैट इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। अब चूंकि गर्मियों में क्या होता है, किसी भी चीज़ में एक्सटेंशन हो जाता है, एलोंगेशन हो जाता है, सर्दियों में वह थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो चूंकि जब L की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जब टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जब किसी भी दोलन को करने में टाइम ज़्यादा है तो क्या है, उसकी स्पीड कम है क्योंकि टाइम बढ़ जा रहा है। सो इस कारण से गर्मियों में लंबाई बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं रही है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो आइए हम इसके पीसा की मीनार को आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बेसिकली ये इंक्लाइन है, तिरछी है, लेकिन फिर भी ये गिर क्यों नहीं रही है? तो इसका डियर एस्पायरेंट बेसिक सा कंसेप्ट है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके बेस से होकर गुजरता है। जो इसका गुरुत्व केंद्र है वो उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से गुजरती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेबलाइजेशन। बेसिकली जो बैलेंस होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, स्थायी बैलेंस, अस्थायी बैलेंस और न्यूट्रल बैलेंस।
ये था हमारा ग्रेविटी का बेसिक प्रिंसिपल। आइए हम अब काइनेमेटिक्स की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रेसर है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसेन बोल्ट का ले लेते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं लगातार 3 ओलंपिक्स में। तो आइए उसेन बोल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। उसेन बोल्ट वर्ल्ड में 100 मीटर के चैंपियन हैं। सपोज दैट वो 20 सेकेंड लेते हैं 100 मीटर में, हालांकि उन्हें तो 9 सेकेंड लगते हैं। स्पीड हमने उनकी कैलकुलेट करनी है। स्पीड बेसिकली 100 मीटर डिवाइड बाई 20 सेकेंड, ये तो आपने बेसिक में पढ़ा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर आपको एक मैं बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट बता दूं कि चाल और वेग में बहुत ही मामूली सा फर्क है, लेकिन यहाँ पर हम पूछ लिया जाता है। तो चाल आदेश राशि है, वेग सदिश राशि है। उसेन बोल्ट का एग्जांपल फिर से लेते हैं। चूंकि उसेन बोल्ट शुरुआत बहुत तेज करते हैं और वह अपने उसको स्प्रिंट को बनाए रखते हैं, लेकिन बिकॉज कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो तो कुछ सेकंड बाद थकेगी, तो उसकी गिरावट आ जाएगी। क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो स्टार्टिंग में अधिक रहता है और बाद में थोड़ा सा डाउन जाता है। तो ये है, अगर हम कर तो स्पीड उसेन बोल्ट की भी कांस्टेंट नहीं है। सपोज दैट मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर हम कोई दूरी तय करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम कांस्टेंट स्पीड से तय करें। हो सकता है कहीं हमारी स्पीड बढ़ जाए, कहीं हम थोड़ा सा स्लो हो जाएं, फिर कहीं तेज हो जाएं। तो एक कंसेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक स्पीड। सपोज दैट आप कार लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ब्रेकर मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है, तो आपकी स्पीड चेंज होगी। लेकिन आपके घर में नोटिस आ जाता है अगर आप बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे। तो होता कैसे है, एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट कैसे करता है? बेसिकली उसने 2 स्थानों पर कैमरा लगाए हुए हैं। अब जब आपकी कार एक कैमरे से गुजरती है तो टाइम रिकॉर्ड कर लेता है। अब 2 कैमरों के बीच की दूरी तो निश्चित है। अब जैसे ही आपकी कार दूसरे कैमरे से गुजरती है वह दोबारा फोटो कैप्चर कर लेता है और आपकी डिस्टेंस और टाइम के बीच संबंध निकाल के वह एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। आइए हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट एक डॉग है जो 50 मीटर 20 सेकंड में जा रहा है और अगले 50 मीटर में उसे 30 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई प्रश्न आए हमारे पास कि उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए, तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में कितना समय लगेगा? टोटल डिस्टेंस है उसकी 100 मीटर और सेकेंड में टाइम कितना ले रहा है? 20 + 30 टोटल 50 सेकेंड ले रहा है। सो हेयर वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये है कि हमें टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी है। यह क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि इन फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस डिफरेंट टाइम लेता है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। सो हेयर वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब एक और कार का एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है 450 मीटर उसने 20 सेकंड में निकाला, अगले डिस्टेंस को उसने कम समय में निकाला, तो देयर विल बी द चेंज। 150 मीटर वो 20 सेकंड में निकाल रहा है, तो आगे स्पीड उसकी क्या हो गई? बढ़ गई। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो 450 150 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और टोटल टाइम कितने लिया उसने? 40 सेकंड। तो यहाँ पर सिंपली हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुतायत में देखे जाते हैं और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट की कमी के होने की वजह से शायद स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लेना है। परीक्षाओं में एवरेज स्पीड से एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार हमें ग्राफ दिया होता है जिसमें ट्रैवल मीटर में और टाइम सेकंड में एक्स और वाई एक्सेस पे दिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर कर लेना है कि जो हमारा कर्व दिया हुआ है, बेसिकली वहाँ पे हमें पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी तय की या टोटल स्पीड कितनी थी। तो बेसिकली यहाँ से हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है? 400। टोटल टाइम कितना ले रहा है? 70। तो अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ से बने तो बहुत ही आसान है। बेसिकली आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल स्पीड। तो ये थे हमारे कंसेप्ट, जो उसेन बोल्ट, डॉग, कार, इन सब के एग्जाम्पल से हमने कितनी आसानी से इन चीज़ों को समझ पाया। आपको प्रतिदिन इसी प्रकार में बेसिक कंसेप्ट और साइंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एकदम नीचे गिराया जाए तो बम पहुंचने में हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? डियर एस्पायरेंट, हवाई जहाज एक तेजी से चल रहा है और वहां से अगर बॉम्ब गिराया जाए तो बॉम्ब किस तरह से गिरेगा? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पाथ पूछा जा सकता है, पाथ किसके ऊपर है? तो पाथ बेसिकली कैसा होगा उसका? पैराबोलिक। और बम नीचे पहुंचने में हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर। बेसिकली क्या है कि जब किसी भी हम मोशन वाली बॉडी से कोई बॉडी ड्रॉप करते हैं तो इट विल एक्वायर द पैराबोलिक पाथ। सो देयर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हमें यहाँ बताना, द बेसिक प्रिंसिपल एड विद द रॉकेट वर्क।
तो रॉकेट बेसिकली क्या होता है हमारा कि रॉकेट अपना एक मास लेके जाता है। रॉकेट बेसिकली कहाँ ट्रेवल करता है? स्पेस में। अब स्पेस में वहाँ ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो वह अपना ईंधन और ऑक्सीजन एक साथ लेके जाता है। अब जैसे जैसे वह ईंधन जलाता जाता है उसकी वेलोसिटी और मास कम होता जाता है, क्योंकि मास तो जलेगा। सपोज दैट उसका फ्यूल जलेगा तो उसका मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी उसी की प्रोपोर्शनल आएगी। तो यहाँ पर एम और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट हो गई? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अर्थात एम और बी का प्रोडक्ट रॉकेट में हमेशा कांस्टेंट रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो पिछले कंसेप्ट में हमने क्या समझा डियर एस्पायरेंट? रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर हम जेट इंजन का कार्य समझेंगे। जेट इंजन बेसिकली आपने देखा होगा, जो जेट हवाएं होती हैं दैट इज द वर्क ऑन द इन पर्टिकुलर हाइट। तो उस पर्टिकुलर हाइट पर संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण का वर्किंग प्रिंसिपल कार्य करता है। आइए इसे समझ लेते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली है क्या? तो हम सबसे पहले संवेग को समझेंगे। संवेग होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। संवेग किसका गुणनफल है? मास और वेलोसिटी का। तो रैखिक में वह कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2009 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया किसी वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है? तो बेसिकली हमने समझा कि मास जो होता है हमारा किसी बॉडी का, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो मास तो चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां पर आर की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर मास क्या होगा? जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो मास इंटू जी, वेट मैक्सिमम आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम विषुवत रेखा पर होते हैं तो वहां पर आर की वैल्यू मिनिमम होती है, तो वहां पर आर की वैल्यू मिनिमम होने की वजह से ग्रेविटी कम होती है। लेकिन जब ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी का भार 10 किलोग्राम का है, अंतरिक्ष में इसका भार क्या होगा? तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट समझा कि जैसे ही हम पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो वहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है और हमारा भार क्या है? W इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। अब बेसिकली यहाँ पर जी की वैल्यू 0 हो गई, तो अब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा? प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यह था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि यहाँ हमें सबसे पहले अगर भार से संबंधित क्वेश्चन आना है तो ग्रेविटी को फोकस करना है। जी की वैल्यू को हमें समझ लेना है कि जी की वैल्यू में क्या चेंज आएंगे, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? ग्रेविटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मानव शरीर का भार होता है। अब एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया कि मास तो चेंज नहीं होगा बॉडी का, लेकिन चेंज क्या होगा यहाँ पर? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब पृथ्वी की त्रिज्या कहाँ कहाँ चेंज होती है? पृथ्वी बेसिकली ध्रुवों पर चपटी है, तो चपटे होने की वजह से वह अपने ध्रुवों पर दबी हुई है, वहां पर रेडियस का मान कम है। जब रेडियस का मान कम है तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू अधिक हो जाएगी, और जी की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो ध्रुवों पर बॉडी का वेट अधिक होगा। सिंपल सी बात है। अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो मिनिमम होगा, क्योंकि वहां पर आर की वैल्यू अधिक है, जी की वैल्यू कम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वायुमंडल दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ जो वायुमंडल दाब का अचानक गिरना? तो सबसे पहले हम वायुमंडल दाब समझ लेते हैं। जिस प्रकार से मछलियां जल में रहती हैं ना, उसी प्रकार हम भी एक समुद्र में रहते हैं। वह समुद्र किसका है? एयर का समुद्र। हम उस समुद्र से अगर हमें बाहर निकाला जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर। अगर यहाँ पर अब वायुमंडल का दाब पूछा जाए तो वायुमंडल का दाब होता है एक बार की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने समझा। तूफान क्या होता है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव में क्या चेंजेस आएंगे? अब यह यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक बात बताना है कि यहाँ पर बॉडी स्टेशनरी वाटर में लोकेटेड है। अब वह अपने किनारे की तरफ चल रहा है, तो बेसिकली वह किनारे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द बैंक विल राइज। इसका बेसिक सा कारण है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या चेंज होता है? यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में किया था। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर अभी तक नहीं दिए हैं तो आप इसी सेम
वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हम पिछले साल आए हुए कंपटीशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो बेसिकली बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, जल का आयतन कम होता है। यही कारण है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है, बिकॉज जहाँ डेंसिटी कम होगी वह ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह नीचे होगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग भी हमने समझा था। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग समझना है तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब आपको इसी कंसेप्ट पे आधारित 16 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यह जरूरी नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन आते हो, लेकिन आप एक बार कोशिश जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही आपका एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 यह सब MPPCS, UPPCS, UPSC मतलब विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जिनका प्रैक्टिस करिए। आपको कल राइट आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट आप इसे अटेम्प्ट जरूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अभी क्वेश्चन आप पॉज कर लीजिए वीडियो को यहाँ पर, और पॉज करके आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए और फिर इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर के आगे उसका राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको आए उतने क्वेश्चन का आप आंसर लिख दीजिए, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिए। तो यह था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजिए, ऐसे दोस्तों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।